दुनिया एक खौफनाक जंग की तरफ एक और कदम उठा चुकी है और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बताया जा रहा है। 2 महीने बाद राष्ट्रपति कार्यकाल को वो टाटा बाय बाय कह देंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। लेकिन जाने से पहले बाइडेन लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे यूक्रेन की जंग और भड़क सकती है। इसी हफ्ते लिए उनके 2 बड़े फैसले देखिए। पहले फैसले की खबर 17 नवंबर को आई। कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि बाइडेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने की हरी झंडी दिखा दी है। माने यूक्रेन अब रूस के अंदर तक खतरनाक हमले कर सकेगा। दूसरा फैसला 20 नवंबर का है। इसमें बाइडेन ने यूक्रेन को लैंडमाइन इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। माने यूक्रेन अब अपनी जमीन में ऐसी लैंडमाइन बिछा पाएगा जिसमें बम लगे हों। इससे रूसी सैनिकों को जंग लड़ने में मुश्किल पैदा होने वाली है। इन 2 फैसलों का रूस ने कैसा रिएक्शन दिया? 17 नवंबर को लॉन्ग रेंज मिसाइल वाली खबर आते ही रूस ने यूक्रेन पर लगभग 200 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इसे पिछले 2 साल में रूस का सबसे बड़ा हमला बताया गया। 18 नवंबर को रूसी अधिकारी बोले पश्चिमी देश रूस को परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के लिए भड़का रहे हैं। ऐसी ही धमकी पुतिन सितंबर में भी दे चुके हैं। फिर आई 19 नवंबर 2024 की तारीख। इस दिन पुतिन ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे पश्चिमी देशों में दहशत पैदा कर दी। इसी दिन पुतिन ने बदले हुए रूस के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को मंजूरी दे दी। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन माने रूस की परमाणु नीति। बदली हुई नीति कहती है कि अगर कोई नॉन न्यूक्लियर पावर किसी न्यूक्लियर पावर की मदद से रूस पर हमला करता है तो इसे रूस पर संयुक्त हमले की तरह देखा जाएगा और ऐसी स्थिति में रूस के लिए परमाणु हमले की बाधाएं भी कम हो जाएंगी। तो आज के शो में हम जानेंगे रूस अपनी परमाणु नीति में बदलाव क्यों कर रहा है, बाइडेन जाते जाते ऐसे फैसले क्यों ले रहे हैं और ट्रंप के आने के बाद यूक्रेन का भविष्य क्या होने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा रूस यूक्रेन युद्ध की। Brought to you by Sensodyne K, Haier and i10। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना सुन लीजिए। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में लल्लन टॉप अड्डा सज रहा है। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। तीनों दिन का टिकट मात्र 499 रुपए में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अब दुनियादारी पर लौटते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। 22 फरवरी 2022 से युद्ध शुरू हुआ था। अब तक क्या क्या घट चुका है? अब यूक्रेन के 18% इलाके पर रूसी कब्जा हो चुका है। इसमें क्रीमिया का इलाका भी शामिल है। जंग के बाद से रूस यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों को अपने में मिला चुका है। कौन कौन से हैं ये इलाके? ये है डोनेट्स्क, लुंगास्क, खेरसों और जापोरिजिया। रूस ने प्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन की आबादी को टारगेट नहीं किया है, बल्कि उसने यूक्रेन के मिलिट्री फैसिलिटी और एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया है। रूस लगातार यूक्रेन के बिजली घरों पर हमले कर रहा है। इसमें राजधानी कीव का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी शामिल है। एनर्जी फैसिलिटीज पर हमले से यूक्रेन के कई इलाकों में अंधेरा छा गया है। अब सर्दी भी आ गई है, इसमें बिजली की जरूरत बढ़ जाती है। ऐसे में अगले 6 महीने यूक्रेन के लिए बहुत चुनौती भरे माने जा रहे हैं। अब तक यूक्रेन का कितना नुकसान हो चुका है? लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है सिर्फ एनर्जी फैसिलिटीज पर हुए हमले से। रूसी हमलों से यूक्रेन के कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर्बाद हो गए हैं। इसमें लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नुकसान की कुल रकम लगभग 13 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। रूस का कितना नुकसान हुआ है? रूस पर अब तक 16,000 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध बिगड़े हैं। वो दूसरे देशों से व्यापार नहीं कर पा रहा है, इसलिए सस्ते दामों में अपना तेल बेच रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। इससे पुतिन के विदेशी दौरे प्रभावित हुए हैं। यूक्रेन रूस के कुर्स्क क्षेत्र में कब्जा करने में कामयाब हो पाया है, लेकिन ये इलाका बहुत छोटा है। जानकारों के मुताबिक इससे रूस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए उसने अब तक यहाँ कोई बड़ा जवाबी हमला नहीं किया है। ये तो हुई बात अब तक के घटनाक्रम की। अब बात यूक्रेन वॉर के भविष्य की कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद कहा जा रहा है कि अब यूक्रेन की जंग रुक जाएगी। ऐसा क्यों? पॉइंट्स में समझते हैं। चुनाव में जीत के बाद ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को फोन कॉल किया।
इस कॉल में उन्होंने अपने सहयोगी एलन मस्क को भी जोड़ा। फोन कॉल पर क्या बात हुई इसकी डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि ट्रंप जेलेंस्की से युद्ध समाप्त करने की शर्त जानना चाहते थे। ट्रंप ने जीत के बाद यूक्रेन के सिलसिले में ही तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दवान को भी फोन मिलाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी बात 2022 के मार्च और अप्रैल महीने में हुई मीटिंग पर हुई। उस समय तुर्की ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी। जानकारों के मुताबिक ट्रंप उसी पीस प्लान की शर्त जानना चाहते थे ताकि आगे का रास्ता निकाला जा सके। वैसे उनके रनिंग मेट रहे और अब अमेरिका के होने वाले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक जगह ट्रंप के पीस प्लान का जिक्र किया था। इसके मुताबिक यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की जिद छोड़नी होगी और रूस को यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी, तभी इस जंग को रोका जा सकता है। इसके अलावा यूक्रेनी इलाकों पर रूसी कब्जे को छुड़वाने पर ज्यादा पारदर्शिता ट्रंप के इस प्लान में नजर नहीं आ रही है। तो क्या ट्रंप पुतिन को युद्ध रोकने के लिए मना पाएंगे? मोटे तौर पर पुतिन की जंग रोकने के लिए दो बड़ी शर्तें हैं। अगर ये पूरी हो गई तो पुतिन मान सकते हैं। कौन सी है ये शर्तें? पहली तो है कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने की जिद छोड़े और दूसरी है क्रीमिया और दूसरे इलाके पर कब्जे से समझौता नहीं होगा। जानकार कहते हैं कि जेलेंस्की रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी इलाके को वापस लेना चाहते हैं, वो इससे समझौता नहीं करेंगे। ऐसे में यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन का इंतजार भी किया जा सकता है, यानी कोई ऐसा नेता यूक्रेन की कमान संभाले जो समझौते के लिए राजी हो जाए। हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज के अध्यापक राजन कुमार से पूछा कि क्या ट्रंप के आने के बाद अमेरिका यूक्रेन में नई सरकार बनवा सकता है। अगर वहां पे इस पे समझौते की बात होती है और जेलेंस्की अगर समझौते पे टिके रहते हैं, सब यानी कि उस अपने डिमांड्स पे टिके रहते हैं, उनका डिमांड यह है कि यूक्रेन से रूस को पूरा विड्रॉ करना पड़ेगा और क्राइमिया से भी विड्रॉ करना पड़ेगा। इनका जो पहले का जो मांग था, और अगर इस डिमांड पे वो टिके रहते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी समझौता की संभावना नहीं बनती है। लेकिन अभी तुरंत मुझे लगता है जेलेंस्की, अमेरिका का भी प्लान यह नहीं होगा कि वो जेलेंस्की को बदलें। अमेरिका का प्लान शायद यह होगा कि पहले तो वहां पे डी एस्केलेशन किया जाए और सीज फायर की स्थिति पैदा की जाए, और जो टेरिटोरियल इशू होता है वो लास्ट में डिस्कस होता है। आप जानते हैं कि चाहे वो भारत चीन का इशू हो या दूसरे जो बॉर्डर इश्यूज कई बार होते हैं, उसमें सबसे पहले यहाँ पे पहले फायरिंग बंद हो, सीज फायर हो, आर्मी विड्रॉ करे और फिर टेरिटोरियल निगोशिएशन होता है, और इसमें काफी लंबा वक्त लगता है। तो इस दरमियान जो स्थिति चलेगी उसमें यह जरूर है कि अगर जेलेंस्की नहीं मानते हैं इस बात को या अमेरिकन प्रेशर को नहीं मानते हैं, तो वैसे में उनके बदलने की संभावना काफी ज्यादा है। और यह भी बता दूं कि उनकी खुद की जनता भी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर इतने आदमी को सेक्रीफाइस करने के बाद, इतने लोगों को डिसलोकेट करने के बाद अगर वह यह मान जाए कि अब रूस वहां पे टेरिटरी जो कब्जा किया है वहां पे टिका रहेगा, तो उनकी भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि वह भी अपनी जो जनता है उसको कुछ दिखा नहीं पाएंगे कि उन्होंने क्या किया है। तो ऐसे में जेलेंस्की की स्थिति निश्चित रूप से काफी नाजुक है और सत्ता परिवर्तन की संभावना बनती है, इसमें कोई शक नहीं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकी मदद को एक बोझ की तरह मानती है, इसलिए वो जल्द से जल्द ये जंग रुकवाने के पक्ष में दिखते हैं। इसलिए आशंका यह है कि अमेरिका बीच में ही यूक्रेन का साथ छोड़कर जा सकता है, जैसा उसने अफगानिस्तान में अशरफ गनी सरकार के साथ किया था। हमने राजन कुमार से पूछा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? देखिए, इसकी बिल्कुल संभावना है। हालांकि अफगानिस्तान से तुलना थोड़ा मुझे लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में उनके सोल्जर्स थे, अमेरिकन सोल्जर्स थे। यहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स नहीं है, यहाँ पे केवल बाहर से सप्लाई कर रहा है, और बाहर से आप जानते हैं कि सप्लाई करना काफी आसान होता है। और जब आप अमेरिका से चिंता तब होती है जब अमेरिका खुद ट्रूप्स कहीं भेजता है और वहाँ पे ट्रूप्स मरने लगते हैं, तो लोग वहाँ घबराने लगते हैं और फिर तुरंत वापस करने की बात होने लगती है। लेकिन इस वाले केस में भी आप जानते हैं कि वहाँ पे जो दो पार्टीज हैं वो डिवाइडेड है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, बाइडेन की सरकार जो है, वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो ट्रंप की सरकार है वो निश्चित रूप से उनको लगता है कि यूक्रेन एक बोझ है, यूक्रेन उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उनको लगता है कि यूक्रेन में जो पैसा दिया जा रहा है वो अमेरिका का पैसा दिया जा रहा है और उससे इन्फ्लेशन हो रहा है, उससे ज्यादा दिखते हो रहे हैं। वो उनको यह भी लगता है कि जो इन्फ्लेशन और गैस का प्राइस इत्यादि बढ़ गया उसका कारण रूस यूक्रेन युद्ध है। उनको यह भी लगता है कि इस युद्ध के बढ़ने की संभावना है, जिसमें कि न्यूक्लियर प्रयोग हो सकते हैं, वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना बनती है। और इस ढंग के स्टेटमेंट दिए जा चुके हैं जो ट्रंप के जो टीम है कैबिनेट के इस वैसे लोगों से। तो निश्चित रूप से वो वहां पे जब ट्रंप की सरकार बनती है तो वहां पे वो सीज फायर करवाने की कोशिश करेंगे, रूस और इनसे बातचीत करवाने की कोशिश करेंगे। और उनको यह भी लगता है कि जेलेंस्की का जो टीम है, जेलेंस्की जो वहां पे बने हैं सरकार, उनकी एक तरह से एक
उनकी बाइडेन टीम और डीप स्टेट जिसको बोला जाता है अमेरिका में, वाशिंगटन में, उससे काफी उसका लिंक है। और इसी कारण से वहां पे युद्ध ये चल रहा है। और चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के विरोध में है, तो वो इस ऐसी स्थिति को बिल्कुल बदलना चाहते हैं और वहां पे बातचीत की करवाना चाहते हैं और निगोशिएट करवाना चाहते हैं। आप जानते हैं इससे पहले एलोन मस्क, जो कि कैबिनेट ट्रम्प की कैबिनेट टीम में है, वो पहले भी बोल चुके हैं कि अगर यूक्रेन को समझौता करना है तो कुछ टेरिटरीज को उनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इस ढंग का स्टेटमेंट पहले आया है और मुझे लगता है कि उसी पे ट्रम्प सरकार काम करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से वहां पे विड्रॉ करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। ये तो हुई बात अमेरिका की, पर यूक्रेन का एक और सहयोगी ऐसा है जो ये जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा है। वो है जर्मनी के चांसलर आलोफ शुल्ज। 15 नवंबर को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि आलोफ ने पुतिन को फोन किया और उनसे युद्ध रोकने की बात कही। इस फोन कॉल में आलोफ ने यूक्रेन के प्रति समर्थन भी दिखाया ताकि यूक्रेन का पलड़ा हल्का ना पड़े। जर्मनी शुरुआत से ही यूक्रेन को दी जाने वाली अंधाधुंध मदद के खिलाफ रहा है। उसने यूक्रेन के लॉन्ग रेंज मिसाइल के इस्तेमाल का भी विरोध किया था। हमने राजन कुमार से पूछा, जर्मनी यूक्रेन की जंग क्यों रोकना चाहता है? वो दूसरे सहयोगियों की तरह उससे मदद क्यों नहीं दे रहा? देखिए, अमेरिका की जो विदेश नीति है वो हमेशा, अगर यूरोप, जिसमें कि आप रशिया को भी अगर इंक्लूड कर लें एक क्षण के लिए, तो इस पे निर्भर है कि वो उनको हमेशा उनकी पॉलिसी रही है कि रूस को कंट्रोल रखना, बट जर्मनी को भी अपने कंट्रोल में रखना, कीप द जर्मन्स डाउन। ये उनकी हमेशा पॉलिसी रही है, आप अगर शुरू से देखेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि जर्मनी अगर बहुत पावरफुल हो जाएगा तो उनको फिर वो यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में बिहेव करने लगेगा। और जब भी शक्तिशाली हुआ है, तब जानते हैं वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा भी हो गई है। तो अमेरिकन पॉलिसी यह रही हमेशा से। और एक इसका जो एक इस कारण से आप देखेंगे कॉन्टिनेंटल पॉलिटिक्स है, उसमें जर्मनी का रिलेशन रूस के साथ काफी अच्छा रहा है। अब जानते हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन भी जो था जर्मनी ने अलाउ कर दिया था, और जर्मनी वहां से लगभग 30 to 40% एनर्जी रूस से पहले भी ले रहा था, जिससे कि जो अमेरिका था वो बिल्कुल खुश नहीं था। तो जर्मनी के संबंध एक तो लोगों के लेवल पे यह जार समय से ही देख, जार के पीरियड से ही मैं बात करूं तो उस समय से ही जो उनका आइडियल यूरोपियन कंट्री है रूस के लिए, वो जर्मन है। वो जर्मन लैंग्वेज भी सीखना चाहते हैं, जर्मन को कॉपी करना चाहते हैं, जर्मन टेक्नोलॉजी अपनाना चाहते हैं। और तो उनके संबंध काफी अच्छे रहे हैं, इसके बावजूद कि हिटलर ने उन पर अटैक किया, उसके बावजूद। और जर्मनी को वो एक मॉडल के रूप में भी देखते हैं। और जर्मनी भी यह नहीं चाहता है कि रूस को अमेरिकन दबाव में बिल्कुल अलग थलग रखा जाए। जर्मनी की कोशिश पहले भी हुई थी कि वो बातचीत करवाने की कोशिश वहां पे की गई थी। और जर्मनी हमेशा रूस के साथ कम से कम कॉमर्शियल और ट्रेड के रिलेशन काफी अच्छे रखना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि जो अभी गैस का प्राइस कई गुना ज्यादा बढ़ गया है पूरे यूरोप में, उसका प्रमुख कारण है कि रूस से सप्लाई बंद हो गया। और कई बार अब जो ऑयल और गैस आ रहा है वो अमेरिका से आ रहा है। तो ऐसे में जर्मनी चाहता है कि रूस पे अटैक उस ढंग से नहीं हो, जिससे कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि रूस भी पता चला भड़क के नाटो के किसी मेंबर पे अटैक कर दे। तो इन सारे कारणों से आपने देखा कि ओलाफ सोल्ज जो की बातचीत हुई है, समय, इस समय उन्होंने क्यों बात किया, तो इसका एक कारण यह भी है कि ओलाफ सोल्ज की स्थिति काफी खराब है पॉलिटिकली, मैं बोलूं राजनीतिक तौर से, चूंकि इलेक्शन होने वाले हैं और उनको उनका उनका जाना लगभग निश्चित लग रहा है। तो वैसे में जो बहुत सारे लोग वहां पे इन्फ्लेशन के कारण या जो दाम काफी चीजों का बढ़ गया उसका से परेशान है। और उसका मुख्य कारण है कि वहां से एनर्जी जो है उनको नहीं मिल पा रहा है, जो पहले रूस से मिलता था। तो वैसे में वो, मुझे लगता है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी दिखाना चाहते हैं कि वो इस युद्ध को बंद करवाना चाहते हैं, इसको रोकना चाहते हैं। और रूस में कई जगहों पे प्रोटेस्ट भी हुआ है, जिसमें कि इस ढंग की बात की गई है कि इस वार को खत्म किया जाए और युद्ध की स्थिति को बंद किया जाए। तो मुझे लगता है यही कारण है ओलाफ सोल्ज ने बात किया। लेकिन उसके बाद ठीक तुरंत बाद उनके डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी बोला कि अब कि बातचीत के बावजूद पुतिन नहीं लगता है कि वो अभी तुरंत निगोशिएशन करना चाहते हैं। तो एक रिवीजन भी एक आया है वहां से। लेकिन जर्मनी वहां पे बातचीत करना चाहता है। और जर्मनी का पोजीशन हमेशा आप देखेंगे यूरोप के दूसरे कंट्री, खासकर ब्रिटेन से काफी अलग होता है रूस को लेकर। प्रोफेसर साहब, ये भी बता दीजिए कि रूस ने अपनी परमाणु नीति में जो बदलाव किए हैं उसका जंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा? क्या न्यूक्लियर वॉर भी छिड़ सकती है? देखिए, ये जो न्यूक्लियर इशू है ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और कोई भी रैशनली अगर सोचेंगे तो कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि न्यूक्लियर युद्ध हो सकता है या ऐसी संभावना बनती है। लेकिन अभी उसका जो कॉन्टेक्स्ट जो एक बनता जा रहा है उसका यह है कि जो अटैक एम्स, जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल जो अमेरिका ने परमिशन दे दिया है यूक्रेन को कि वो यूज कर सकता है, रूस की क्षेत्र में यूज कर सकता है। तो वैसे में डर यह है कि अगर
रूस के किसी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस पे अटैक होता है या मान लीजिए सिटी पे अटैक होता है, तो वैसे में संभावना जरूर बनती है कि रूस भी टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल का प्रयोग कर सकता है। और अगर रूस को यह लगे कि वो इस स्थिति में नहीं है कि अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर पाएंगे, जानते हैं कर्स्क का क्षेत्र ऑलरेडी यूक्रेन के कब्जे में है, तो ऐसे में अगर वो उनको लगेगा कि हम नहीं बचा पाएंगे कुछ सिटीज को, या कैजुअलिटी काफी ज्यादा हो रहा है सिटीज में उस ढंग का, तो फिर स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि मैं बता दूं कि पुतिन एक रैशनल लीडर है और वो जानते हैं कि इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है, और न्यूक्लियर अटैक को कंटेन करना बहुत ही मुश्किल है, तो वो अटैक तो नहीं करेंगे। दूसरा सवाल जो डॉक्ट्रिन को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि उन्होंने डॉक्ट्रिन को रिवाइज क्यों किया है और क्या किया उसमें। तो डॉक्ट्रिन को रिवाइज करके उन्होंने बोला है कि अगर कोई नॉन न्यूक्लियर स्टेट भी है जो कि न्यूक्लियर स्टेट से मिलकर अगर रूस पे आक्रमण कर रहा हो, तो उसको एक ज्वाइंट अटैक माना जाएगा। और रूस वैसी स्थिति में नॉन न्यूक्लियर स्टेट जो है उस पर भी पहला न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। पहले था कि नॉन न्यूक्लियर स्टेट पे पहला अटैक रूस नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन से, लेकिन अब उसको बोल रहा है कि चूंकि इसमें सपोर्ट न्यूक्लियर स्टेट का है यूक्रेन के केस में, तो वैसे में वो उसको ज्वाइंट अटैक माना जाएगा और दोनों पे अटैक कर सकते हैं, यानी कि नाटो के किसी भी सदस्य पे अटैक कर सकता है और यूक्रेन पे भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। और इससे दिक्कत यह होगी कि अभी जो दूसरे देश हैं वह भी अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को रिवाइज करना शुरू कर देंगे। एक जो आर्म्स रेस है वह शुरू हो जाएगा, जिसमें कि आप जानते हैं कि रूस करेगा तो अमेरिका करेगा, फिर यूरोप करेगा, फिर चीन करेगा, चीन करेगा तो फिर भारत करेगा, भारत करेगा तो फिर पाकिस्तान करेगा। तो एक स्पाइरलिंग आर्म्स रेस जो होता है उसकी संभावना काफी बन जाती है इस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के चेंज होने से। और कोई भी जो दूसरे ट्रीटी हैं, न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी इत्यादि, जो शीत युद्ध के समय में भी थे, वह भी अभी के समय में काम नहीं कर रहे हैं। चाहे वो INF हो या फिर जो दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी स्टार्ट इत्यादि थे, वो कोई भी अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में यह बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा होती जा रही है। 20 नवंबर को अमेरिका ने यूक्रेन को लैंडमाइन बिछाने की भी इजाजत दे दी। इस पर जेलेंस्की ने कहा, हमको अपनी रक्षा करने में सहूलियत होगी। Друге, є новий пакет підтримки від Америки, обсяг $275 мільйонів. В пакеті безпілотники, снаряди для хаймарсів та артилерії. Дуже важливо міни, щоб зупиняти російські штурми. Це дійсно посилить наших хлопців на фронті. І це вже... हमने अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान से पूछा, बाइडेन जाते जाते यूक्रेन की इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? क्या इससे यूक्रेन की जंग और भड़क सकती है? देखिए, ये एक अमेरिकन सियासत का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पहलू है। इसको लेम डक प्रेसिडेंट कहते हैं। इलेक्शन तो हार गए हैं, लेकिन वो फिर भी अब देखिए तकरीबन 2.5 महीने तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे। और फिर वो ऐसे पॉलिसीज जो वो वाइल ही वाज प्रेसिडेंट, उन्होंने ये पॉलिसीज को सेफ नहीं समझा, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को रशिया के अंदर इस्तेमाल करने के लिए। हालांकि फ्रॉम ए टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ज़रूरी था। यूक्रेन ने बार बार 2 साल से कोशिश की कि ये इजाज़त मांगी, और फ्रांस और बरतानिया ने भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ऑलरेडी मतलब 6-7 महीने पहले पहुंचा चुके हैं यूक्रेन को। स्कैल्प और शैडो स्टॉर्म नाम के मिसाइल्स हैं वो। अमेरिका ने भी ये ATACMS उनको दिया था, लेकिन सिर्फ यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल करने के लिए। तो यूक्रेन कहता है कि भाई रशिया की फौजें रशिया के अंदर दे कैन मैन्यूवर ईजिली, फिर हमको वेट करना पड़ता है कि जब वो यूक्रेन में घुसे तो मारे, लेकिन अगर हम उनको रशिया में ही मारे तो हमारा डिफेंस वुड बी मच बेटर, विच मेक्स वेरी गुड टैक्टिकल सेंस। लेकिन बाइडेन का ये कहना था कि अगर हम इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इट विल बी लाइक ए डायरेक्ट वॉर विद अस। और उसका जवाब आपने पुतिन के जो उन्होंने जो अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज किया, उससे साफ अंदाजा होता है कि पुतिन इज सीइंग दिस एज ए डायरेक्ट थ्रेट फ्रॉम जो सप्लायर कंट्री है, उससे डायरेक्ट हमला की तरह ट्रीट कर रहा है। लेकिन ये जो हरकत की है जो बाइडेन ने, ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार इलेक्शन के दौरान कहा था कि मैं 1 दिन में ये जंग रोक दूंगा। और वो रोकने का सिर्फ बहुत आसान तरीका ये है कि ही विल बेसिकली से कि जो जैसा इंडिया पाकिस्तान का LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो थमा हुआ है मामला, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को फ्रीज कर देंगे और कह देंगे यूक्रेन को कि हम आपको हथियार नहीं देंगे, आपको लड़ना है आप अपने आप से लड़ लें। सो दैट इज प्रोबेबली द वे ही इज गोइंग टू स्टॉप द वॉर। लेकिन बाइडेन ने ये जो लंबे हथियार दे दिए हैं, और ना सिर्फ वो बल्कि माइंस भी दिए हैं, विच आर वेरी डेंजरस, बिकॉज वो यूक्रेन में लगे रहेंगे। आपको पता है लेबनान में जो 1980s में माइंस लगे थे, वो अब भी लोगों को मार रहे हैं, क्योंकि पूरा तरीके से डी माइनिंग नहीं हुई है। तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज कि वो इतना
पुतिन को प्रोवोक करना चाह रहे हैं कि मान ले कि मॉस्को पे थोड़े रॉकेट्स ये मार देता है यूक्रेन, ये लॉन्ग रेंज रॉकेट्स, या कोई डैमेज हो जाता है रशिया में, तो पुतिन विल वांट रिवेंज एंड ही विल नॉट वांट टू स्टॉप द वॉर। तो वो ट्रम्प को ऐसी सूरत हाल में फंसाना चाह रहे हैं कि पुतिन हमला करते रहे यूक्रेन पर और फिर अमेरिका यूक्रेन की मदद ना करे, और हो सकता है कि अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन बदल जाए या यूरोप में अमेरिका के खिलाफ बहुत पब्लिक ओपिनियन हो जाए। सो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू प्रोवोक पुतिन इनटू प्रोलॉन्गिंग द वॉर, क्योंकि वो ट्रम्प से नहीं करवा सकते। सो दिस इज ए वेरी, मतलब ये बहुत ही घटिया किस्म की हरकत है। मतलब मैं खुद डेमोक्रेट हूं, लेकिन मैंने खुद इस पे एक शो किया कि ये ट्रम्प को मतलब बैक स्टैप कर रहे हैं। ट्रम्प के बेटे ने, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ने ट्वीट किया कि ही इज ट्राइंग टू ट्रिगर वर्ल्ड वॉर 3 कहकर, और ट्रम्प के जो सपोर्टर्स, ट्रम्प ने कुछ नहीं कहा खुद से, लेकिन जो ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं, ट्रम्प के फॉर्मर एम्बेसडर जो 2016 के जो टर्म में उनके जो एम्बेसडर्स थे, वो सारे के सारे अब जो है सो डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से यही बयान दे रहे हैं कि जो बाइडन इज बेसिकली अब्यूजिंग हिज स्टे। लेकिन जब स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका का प्रेसिडेंट 4 साल के लिए इलेक्ट होता है, ना कि 3 साल 10 महीने के लिए। क्या ट्रम्प यूक्रेन की जंग रुकवाने में कामयाब हो पाएंगे, और ऐसा हुआ तो उसकी शर्त क्या हो सकती है? इट डिपेंड्स के वो, देखिए 2 चीजें हैं। एक कि वेस्टर्न ममालिकों ने किस हद तक हथियार पहुंचा है यूक्रेन को। क्या अमेरिका ने आइंदा 2 महीने में बहुत हद तक अगर हथियार पहुंचा दिया ताकि यूक्रेन और 5-6 महीने लड़ सके, दैट इज वन। दूसरी चीज ये है कि क्या ट्रम्प पहुंचते ही विल ही बी एबल टू स्टॉप द सप्लाई, मतलब क्या वो 20 जनवरी को ही कह देंगे मिलिट्री को कि 1 इंच आगे ना बढ़े हथियार, या वो नेगोशिएशंस पहले करेंगे, हथियार बाद में रोकेंगे। दोज आर द क्वेश्चंस। अगर ट्रम्प हथियार इमीडिएटली रोक देता है ना, तो पुतिन के लिए इट इज एन इंसेंटिव टू डिले सीज फायर, क्योंकि वो हर रोज नया जमीन वो कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन विल बिकम सडनली वीक और विदाउट वेस्टर्न सपोर्ट अनलेस यूरोप स्टेप्स अप। लेकिन यूरोप इज नॉट गोइंग टू स्टेप अप बिकॉज फिर वो ट्रम्प, इट विल लुक एज इफ के वो ट्रम्प के एफर्ट्स को अंडरमाइन कर रहे हैं, राइट? तो यूक्रेन वल्नरेबल हो जाएगा और रशिया विल बी पुशिंग फॉरवर्ड। तो रशिया के लिए इंसेंटिव नहीं रहेगा कि जंग जल्दी खत्म करे, क्योंकि वो और ज्यादा जमीन छड़प सकते हैं। इमेजिन करें कि 3 महीने वो ड्रैग कर लेते हैं और एक 5% जमीन खा जाते हैं। सो इट इज दैट काइंड ऑफ ए ट्रैप। तो सवाल ये उठता है कि ट्रम्प के पास लेवरेज तो है यूक्रेन के ऊपर, लेकिन रशिया के ऊपर क्या लेवरेज है? रशिया के ऊपर जो लेवरेज है वो ये कि हम, अच्छा अगर तुम फौरन नहीं रुकेगे तो हम यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, और फिर वही सिचुएशन हो जाएगा जो बाइडन के अंडर था। लेकिन ये जो बात उन्होंने, जो आइडिया जेडी वैंस ने कहा कि 20 साल तक यूक्रेन, हम गारंटी देते हैं कि यूक्रेन विल नॉट बी अलाउड इनटू नेटो, दैट कुड बी समथिंग दैट पुतिन माइट बी इंटरेस्टेड इन। लेकिन फिर 20 साल के बाद फिर वही सवाल आ जाता है कि फिर नेटो एक्सपेंशन की बात हो जाएगी और इट विल बी पोस्ट पुतिन रशिया। तो इट हैज टू बी सीन कि क्या पुतिन इज विलिंग टू अग्री, क्योंकि पुतिन पे कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं है फ्रॉम द यूएस, और ये जो सैंक्शंस वगैरह अमेरिका ने लगाए हैं, दे हैव नॉट रियली हेल्प्ड हिम। और फिर इंडिया के साथ भी जो ताल्लुकात खराब हो रहे हैं यूएस के, आपने खबर सुनी होगी कि पुतिन अब इंडिया भी आने वाले हैं, ही इज प्लानिंग टू कम टू इंडिया। तो पुतिन को अगर इंडिया ज्यादा सपोर्ट करने लग गया, चाइना का सपोर्ट है, तो ही इज गोइंग टू हैंग इन देयर फॉर अ मच लॉन्गर टाइम। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ना ये काफी सीरियस लेते हैं ये मामला। ही डजंट वांट इंटरनेशनल डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि उनको इतने जंगें घर में लड़नी है उनको कि ही डज नॉट वांट, ही वांट्स टू बेसिकली से कि भाई फिनिश द होल एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स जो बाइडन ने शुरू किए हैं। ऑलरेडी आपने सुना होगा कि नेतन्याहू हैज सेड के एज ए गिफ्ट टू ट्रम्प वो सीज फायर कर देंगे लेबनान में। तो अगर वो, मतलब इजराइल तो काफी डरा हुआ है एक्चुअली ट्रम्प से। ट्रम्प इज सपोज टू बी वेरी प्रो इजराइल, बट दे आर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ हिम। बाइडन से वो नहीं डरते। तो ये दोनों जंगें वो रोक कर देन ही वांट्स टू स्टार्ट हिज रिफॉर्म प्रोजेक्ट्स एट होम। तो मेरे ख्याल से ट्रम्प विल ट्राई हिज बेस्ट टू शट इट डाउन। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ पढ़ते हैं। आज की पहली सुर्खी 5 आइज समूह से जुड़ी है। 20 नवंबर को 5 आइज के सदस्य देशों की एक इंटेलिजेंस मीटिंग हुई, लेकिन दिलचस्प यह है कि इसकी मेजबानी जापान ने की।
जबकि जापान इस समूह का सदस्य नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ कि इस ग्रुप से जुड़ी किसी मीटिंग की मेजबानी किसी ऐसे देश ने की है जो इसका सदस्य नहीं है। फाइव आइज एक इंटेलिजेंस अलायंस है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। इसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। फाइव आइज के सदस्य देश आपस में खुफिया सूचनाएं साझा करते हैं। जापान इसकी मेज़बानी क्यों किया और मतलब ये खास क्यों है? जापान को मेज़बानी का जिम्मा पहली बार मिला है, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब वो इस तरह की मीटिंग का हिस्सा बना। अक्टूबर 2024 में भी कनाडा में फाइव आइज की एक मीटिंग में जापान की मौजूदगी थी। जानकार कहते हैं जापान इंडो पैसिफिक रीजन में एक अहम खिलाड़ी साबित हो सकता है। उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन जो है वो खुफिया जानकारी जुटाने के लिए बिल्कुल सटीक है। दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती दखलंदाजी फाइव आइज देशों को जापान के करीब ले आई है। रिपोर्ट्स की माने तो फाइव आइज देशों ने इस इलाके में निगरानी बेहतर करने के लिए जापान में अपने इंटेलिजेंस बेस भी बनाए हैं। अब दूसरी सुर्खी जान लेते हैं जो गाजा में चल रही जंग से है। पहला अपडेट इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट से जुड़ा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने इजराइल और हमास के कुछ नेताओं के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। इसी फहरिस्त में पहला नाम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का है। दूसरा नाम इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री याओव गलांत का। तीसरा नाम है हमास के अल कासिम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद दाइफ का। इजरायली सेना ने मतलब उनके दावे की माने तो 13 जुलाई 2024 को इजरायली हवाई हमले में उनकी हत्या हो गई थी, लेकिन हमास ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। ICC ने तीनों पर इजराइल हमास जंग के दौरान वॉर क्राइम के आरोप लगाए हैं। मई 2024 में ICC के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने 5 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की मांग की थी। ये नाम थे बेंजामिन नेतन्याहू, याओव गलांत, मोहम्मद दाइफ और हमास लीडर्स इस्माइल हानिया और याया सिनवार। हालांकि इस मांग के बाद इस्माइल हानिया और याया सिनवार की हत्या हो गई थी। इस मामले में हमास के लीडर्स पर लगाए गए आरोप 7 अक्टूबर 2023 से जुड़े हैं। इसी दिन हमास ने इजराइल पर हमला किया था। उसमें 1100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 250 से ज़्यादा लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। उसी हमले के बाद इजराइल ने गाजा में जंग शुरू की। दूसरी तरफ नेतन्याहू और गलांत पर लगाए गए आरोपों में नागरिकों पर जानबूझकर किए गए हमले, भुखमरी को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने और नरसंहार शामिल है। इजरायली हमलों में अब तक 42,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। अब इसी मामले में इन तीनों लोगों के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए हैं। आगे क्या होगा? वारंट जारी होने के बाद ICC के सदस्य देश मिलकर ये फैसला लेंगे कि वारंट को लागू किया जाए या नहीं। दिलचस्प ये है कि इजराइल और उसका सबसे बड़ा मददगार यानी अमेरिका ICC के सदस्य नहीं है। वारंट के लागू होने के बाद नियमों के तहत ICC के किसी भी सदस्य देश में पाए जाने पर इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल UNSC में गाजा जंग को लेकर पेश किए गए युद्ध विराम प्रस्ताव को वीटो कर दिया है। इस प्रस्ताव में गाजा पट्टी में तत्काल बिना किसी शर्त और स्थायी युद्ध विराम की मांग की जा रही थी। सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी 14 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने के बाद UN में अमेरिका के उप राजदूत रॉबर्ट वुड ने कहा, हमने बातचीत में साफ कर दिया कि हम अनकंडीशनल यानी बगैर किसी शर्त वाले युद्ध विराम का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बंधकों की रिहाई नहीं हो पाएगी। अक्टूबर 2023 में गाजा में शुरू हुई जंग के बाद ये चौथी बार है जब अमेरिका ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को वीटो किया है। अब अमेरिका से ही दूसरी अपडेट जानिए। अमेरिकी सेनेट ने इजराइल को अमेरिकी हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने वाले बिल को खारिज कर दिया है। ये बिल गाजा में मानवीय संकट को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया था। इसे सीनेटर बर्नी सैंडर्स और कुछ डेमोक्रेट सदस्यों ने पेश किया था। इसमें इजराइल को $20 अरब यानी करीब 1,70,000 करोड़ रुपए के अमेरिकी हथियारों की बिक्री को रोकने की मांग की गई थी। तीसरी सुर्खी भारत कनाडा विवाद से जुड़ी है। भारत ने कनाडाई मीडिया में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर चल रही एक रिपोर्ट का जवाब दिया है। इन रिपोर्ट्स में आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस हत्या की कथित साजिश की जानकारी थी। इसे कनाडाई न्यूज़ एजेंसी ग्लोब एंड मेल ने कनाडाई अधिकारियों के हवाला देते हुए छापा है। विदेश मंत्रालय ने इसे बेसिर पैर की रिपोर्ट बताया और कहा, हम आमतौर पर मीडिया रिपोर्ट्स पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन जो बयान आया है वो हास्यास्पद है। इसे खारिज ही कर देना चाहिए क्योंकि यह बयान उसी का हकदार है। इस तरह के बयान पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और नुकसान पहुंचाते हैं। अक्टूबर 2024 से भारत कनाडा विवाद और भी गहरा गया है, जब कनाडा ने कहा कि भारत के हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और कुछ अन्य डिप्लोमैट्स एक मामले में संदिग्ध हैं।
ये केस निज्जर की हत्या से जुड़ा है। 18 जून 2023 को कनाडा में निज्जर की हत्या हुई थी। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF का मास्टरमाइंड था। KTF पर पंजाब में आतंकवाद बढ़ाने और टारगेटेड किलिंग्स के आरोप हैं। इसको भारत ने आतंकी संगठन भी घोषित कर रखा है। निज्जर की हत्या के बाद सितंबर 2023 में भी कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार के एजेंट्स पर इस हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। अक्टूबर 2024 में ये बात फिर उभर गई। कनाडा के आरोपों पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। कनाडा के एक्टिंग हाई कमिश्नर और 5 अन्य डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया और कनाडा से अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया। तब से भारत और कनाडा के बीच तनाव कम नहीं हुआ। तो आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। इन मसलों पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। ये शो लिखा था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। मैं सोनल हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। 499 रुपए में क्या ही मिलता है। पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी OTT पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर। और जो मुन्ना भैया बचे तो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए। 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelallanTop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।